The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस की ऑनलाइन क्लासों में। तो आज हम लोग सारी क्लासें जो हैं वो हमारी वीडियो फॉर्म में नहीं आएंगी। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है कि साइंस जो है वो इंग्लिश में जा रही है, पूरी साइंस काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। तो इंग्लिश का जो बर्डन है हिंदी मीडियम के छात्रों में वो ज़्यादा रहता है। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग जितनी भी क्लासें हैं वो सारी हिंदी में देंगे, पूरी हिंदी में। पूर्णतः आपको एक भी जो क्लासें हैं वो हिंदी में ही मिलेंगी, ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होगा। खैर जहाँ पे इंग्लिश होगी वहाँ तो इंग्लिश दी ही जाएगी। तो सारी क्लासें शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे, कोशिका स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी श्रृंखला में पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोशिका। कोशिका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोशिका स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। चलिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, कोशिका। तो कोशिका की शुरुआत करते हैं। कोशिका विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं और हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना, कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है ना। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको सेल बोला जाता है, ठीक। और ये जो सेल है, जो हमारा सेल टर्म है, जो हमारा कोशिका टर्म है इंग्लिश में जिसको सेल बोलते हैं, ये सेल लैटिन भाषा से आया है। किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। और लैटिन भाषा में जो सेलुला नाम का वर्ड होता है, कौन सा नाम का वर्ड होता है? सेलुला नाम का वर्ड होता है। वहाँ से सेल की जो बेसिक बात आई वो आई हमारी, ठीक है। चलिए, तो सेल का जो नाम है वो कहाँ से आया? सेलुला से आया। कहाँ से आया? सेलुला से आया। और जो सेलुला था वो किस भाषा का वर्ड था? लैटिन भाषा का वर्ड था, ठीक। अब अगर हम बात करें तो कोशिका क्या है? सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? कोशिका क्या है? संरचनात्मक एवं कैसी इकाई है? प्रकार्यात्मक, ठीक। इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। संरचनात्मक का मतलब होता है जिससे उसका स्ट्रक्चर बने, संरचना बने। क्या बने? स्ट्रक्चर बने, ठीक है। और प्रकार्यात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? जितनी भी वर्किंग हो, कार्य प्रणाली जितनी भी हो, जो भी उसके अंदर कार्य हो, वो सारा कार्य किससे होगा? सेल से होगा। इसलिए सेल को क्या बोला गया? सेल जो है वो बॉडी की क्या है? संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल यूनिट है, ठीक है। अब बात करें, जो सेल होती है उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब स्वतः जनन होता है। क्या होता है? स्वतः जनन होता है। स्वतः जनन कैसे होता है? एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, ये हमारी एक कोशिका है, ठीक है। और ये एक कोशिका क्या हो जाती है? दो कोशिकाओं में वर्गीकृत हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अगर ये हमारी पेरेंट सेल है, पेरेंट को अगर हम बात करें, जैसे हमारे पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, तो ये हमारी अगर पेरेंट सेल है तो ये दोनों क्या बोली जाएंगी? डॉटर सेल्स बोली जाएंगी। कौन सी सेल्स बोली जाएंगी? डॉटर सेल्स बोली जाएंगी। तो मतलब देख रहे हैं आप, कोशिका में क्या हो रहा है? स्वतः जनन हो रहा है, मतलब खुद से जनन हो रहा है। चलिए सॉरी। कुछ जीवाणुओं का जो शरीर होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं का जो शरीर होता है वो किसका बना होता है? एकल कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? एकल कोशिका का बना होता है। एकल कोशिका का मतलब क्या है? कि उनकी पूरी बॉडी जो है, पूरा शरीर जो है
वो किसका बना है? सिर्फ एक कोशिका का बना है। ये एक कोशिका है और इस कोशिका में हो सकता है केंद्रक हो या ना भी हो। तो एक ही कोशिका का पूरा शरीर बना है, पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना है, इसलिए ये क्या है? ये एक एकल कोशिका का बना हुआ पूरा ऑर्गेनिज्म है या पूरा जीव है। ठीक है। और इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो हमने बताया जैसे जीवाणुओं का शरीर, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का जो शरीर होता है, या अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणुओं का शरीर कैसा होता है? एकल कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? एकल कोशिका का बना होता है, मतलब यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। इंग्लिश भी बताता चल रहा हूँ, जिसको हिंदी में कन्फ्यूज़न हो तो वो इंग्लिश भी समझ ले, वैसे ये क्लास टोटली हिंदी के लिए है। तो एकल कोशिका का बना होता है बैक्टीरिया का शरीर, जिसको यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। फिर जैसे जैसे विकास हुआ, क्या हुआ? जैसे जैसे विकास हुआ, जो हमारा जो जो सेल होती है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हुई, है ना, जटिल हुई। और जब कॉम्प्लेक्स हुई, जटिल हुई, तो यूनिसेलुलर किस में बदल गया? मतलब एकल कोशिका किस में बदल गई? हमारी एकल कोशिका किस में बदल गई? बहुकोशिकीय में। किस में बदल गई? बहुकोशिकीय जीव में बदल गई। ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, एकल कोशिका किस में बदल गई? बहुकोशिकीय में। तो अगर एकल कोशिका कोशिकीय जीव में बदल गई, या एकल कोशिका कॉम्प्लेक्स हो गई, यूनिसेलुलर जो फॉर्म था वो कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। बहुकोशिकीय को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। तो अगर मल्टी सेलुलर हो गया तो ये किसकी ओर जा रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जा रहा है, मतलब जटिलता की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? जटिलता की ओर जा रहा है। तो अब जो आने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा? जटिल होगा। एकल कोशिका का उदाहरण हम आपको दे चुके हैं, बैक्टीरिया। अगर हम मल्टी सेलुलर का उदाहरण पूछें आपसे कि बहुकोशिकीय का उदाहरण क्या है, तो आप अपना उदाहरण दे सकते हैं। मानव। मानव कैसा है? बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, मतलब ह्यूमन, है ना। ह्यूमन कैसा है? मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। चलिए अब थोड़ी सी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, खोज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, खोज की बात कर लेते हैं कि सेल की खोज आखिरकार किसने की। क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लेगा। पहली बार न्यूक्लियस किसने खोजा, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। तो आप ये समझिए कि 1665 में, कब? 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा? कोशिका को खोजा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की। ठीक है, ये बात समझ में आती है? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की। अगर हम अगली बात करें, अगर हम दूसरी बात करें कोशिका के ही कॉन्टेक्स्ट में, कोशिका की ही बात करें तो 1674 में, 1665 पहले था, अब 1674 मतलब आगे की बात कर रहे हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, किसने? एंटोनी, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर ली, अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, अब एक बात समझिए आप, क्या समझना है आपको कि जब 1665 में कोशिका की खोज हो चुकी है, तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पे ये बात आपको खुद से समझनी है कि अगर 1665 में एक बार कोशिका की खोज हो चुकी है तो ये कोशिका कैसी होगी? मृत कोशिका होगी, है ना। कैसी कोशिका होगी? मृत कोशिका होगी, मरी हुई होगी। तभी तो 1674 में जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए तो उसने किसकी खोज की? उन्होंने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल की खोज की।
इसकी खोज की लिविंग सेल की। और ये जो थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। डेड सेल का मतलब मृत कोशिका थी, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कवरी की बात हो जाती है, मोटी मोटी बात, कि सेल की खोज किसने की, और जीवित कोशिका की बात हो जाती है ना, मृत कोशिका की बात हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अपना जो इसी का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, कोशिका सिद्धांत। क्या किसकी बात करेंगे हम लोग अब, कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। चलिए कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत बेसिकली जो है, मूल रूप से इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल थियोरी बोलते हैं। इंग्लिश भी समझते जाते हैं साथ साथ में। कोशिका सिद्धांत को क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। और ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था। सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, या कोशिका सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट था, वो दो साइंटिस्ट ने दिया था। पहले कौन थे, पहले अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो वो कौन थे, वैज्ञानिक की बात करें, एम.जे. क्या नाम था पूरा, एम.जे. स्लाइडेन। क्या नाम था, एम.जे. स्लाइडेन। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था थियोडोर श्वान। क्या नाम था, थियोडोर श्वान। एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, जो हम लोग मूल रूप से बोलते हैं जल्दी भाषा या जल्दबाजी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, स्लाइडेन एवं श्वान, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी, अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछे तो आप ऑप्शन में ऐसे भी लिख के चला आएगा, स्लाइडेन एंड श्वान, ठीक है। स्लाइडेन एंड श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी प्रतिपादित की थी, ठीक है। चलिए ये सेल थ्योरी कहती क्या है, इस सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत कहता क्या है। कोशिका सिद्धांत के लिए दो विशेष बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कहता है, सेल थ्योरी कहती है कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। क्या कहती है सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, जो सभी सजीवों का शरीर होता है, सभी सजीव, कोई भी सजीव हो सकते हैं, है ना, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एकल कोशिका भी हो सकते हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। तो सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है, सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिका का बना होता है। एक अथवा एक से अधिक कोशिका का बना होता है, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट था, एक अथवा एक से अधिका लिख गया, सॉरी, एक अथवा एक से अधिक कोशिका का बना होता है, ठीक है। बात समझ में आती है, सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिका का बना होता है। ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, सेल थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सिर्फ दो पॉइंट समझने हैं, हमारी सेल थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो सजीव होते हैं, सभी सजीव प्रजनन के द्वारा अपने या अपने से अलग जीवों का निर्माण करते हैं, अलग जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। देखिए प्रक्रिया कौन सी है, प्रजनन के द्वारा निर्माण कर रहे हैं। पहली बात तो सेल थ्योरी ये बोलती है, पहली बात कोशिका जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि सभी सजीव का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। और दूसरी बात क्या बोलती है सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, क्या बोलती है, सजीव प्रजनन के द्वारा अपने से अलग जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए इसके बाद सेल थ्योरी की अलावा एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनका क्या नाम है, रुडोल्फ विर्को, या इंग्लिश में रुडोल्फ विर्चो भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन बोली थी, इम्पॉर्टेंट टैग लाइन बोली थी। उनकी टैग लाइन क्या थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। क्या लाइन थी उनकी,
ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, हिंदी में कैसा लिखेंगे इसको? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? रुडोल्फ विर्को ने एक टैगलाइन दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, तो ये जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला है ये किस भाषा में है? जर्मन भाषा में है। अब जर्मन भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका क्या मतलब है? हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाएं से ही बनती हैं। क्या मतलब होता है? सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिका से ही बनती हैं। पूर्व निर्मित कोशिका से ही बनती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिका से ही बनती हैं। अब देखिए, जो सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट था, सभी सजीव प्रजनन के द्वारा अपने से अलग जीवों का निर्माण करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे, मतलब ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाले पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता था। मतलब इन दोनों की जो बात थी वो एक दूसरे से अलग कहीं कहीं दिखाई देती थी। तो ये जो पॉइंट है, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनती हैं, इसी को सेल थ्योरी के दूसरे पॉइंट में ऐड कर दिया गया। किस में ऐड कर दिया गया? सेल थ्योरी के दूसरे पॉइंट में ऐड कर दिया गया। तो अब सेल थ्योरी के दो पॉइंट जो है वो क्या है? सभी सजीवों का शरीर, पहला पॉइंट क्या हो गया? सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, और दूसरी को क्या हो गया? सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमारी हो गई सेल थ्योरी की। अब जब सेल थ्योरी आई तो उसके कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, है ना, कुछ अपवाद भी आएंगे। विज्ञान है, बायोलॉजी है, तो अपवाद भी होंगे। तो कुछ सेल थ्योरी के हम लोग अपवाद देख लेते हैं, एक्सेप्शन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है? सेल थ्योरी का सबसे पहला एक्सेप्शन जो है, सबसे पहला अपवाद जो है वो क्या है? वायरस का है। किसका है? विषाणु का है। विषाणु पहला सबसे बड़ा अपवाद है सेल थ्योरी का। क्या होता है? विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। किसके कड़ी माने जाते हैं? सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विषाणु। ठीक है, सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जब ये सजीवों में रहते हैं तो सजीवों जैसा बिहेवियर करते हैं। ठीक है, सजीवों जैसी काम करते हैं। अगर कोई सजीव है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लेट सपोज अगर कोई आदमी है, ठीक है, और उसके अंदर अगर कोई वायरस, कोई विषाणु घुस जाए तो वो क्या करेगा? वो सजीवों जैसा काम करने लगेगा। कैसा काम करने लगेगा? सजीवों जैसा काम करने लगेगा। मतलब अब उसमें क्या होने लगेगा? वो खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, ठीक है, सारा काम करेगा। जो भी सजीव करते हैं वो सारा काम कौन करने लगेगा? विषाणु करने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर वो किसी निर्जीव के पे पहुंच जाता है, कोई विषाणु किसी टेबल पे, अगर लेट सपोज ये टेबल है और इस टेबल पे अगर विषाणु पड़ा है, ठीक है, अगर इस टेबल पे कोई वायरस पड़ा है, कोई विषाणु पड़ा है, तो अब क्या करेगा? वो कैसा काम करने लगेगा? वो एकदम निर्जीव की जैसे काम करने लगेगा। कैसा काम करने लगेगा? निर्जीव की भांति काम करने लगेगा। ना वो खाना खाएगा, ना वो पानी पिएगा, ना वो सांस लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो कैसा काम करने लगेगा? एकदम निर्जीव की तरह काम करने लगेगा। तो देखिए, जब सजीव में था तो सजीव जैसा काम कर रहा था, जब निर्जीव में था तो निर्जीव जैसा काम करने लगा। तो इसको क्या बोल दिया गया? इसको सजीवों एवं निर्जीवों के मध्य की कड़ी बोल दिया गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? कनेक्टिंग लिंक बोल दिया गया। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, समझ में आया? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बोल दिया गया, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बोल दिया गया। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। और दो तीन एक्सेप्शन आप देख लीजिए, जैसे कि हमारे वायरॉइड्स जो होते हैं, कौन होते हैं? वायरॉइड। अब से ऐसे एग्जाम्पल पूछ लेगा
कि वायरॉइड क्या है, तो वायरॉइड भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। इसी तरीके से अगर हम प्रियॉन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, प्रियॉन की बात करें, तो प्रियॉन भी हमारा क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन है। इसी तरीके से अगर हम आरबीसी की बात करें, किसकी बात करें, आरबीसी की बात करें या लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें, किसकी बात करें, लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें, तो ये लाल रुधिर कणिकाएं भी क्या हैं, ये लाल रुधिर कणिकाएं भी क्या हैं, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ तक हमारी सेल थ्योरी और सेल थ्योरी के एक्सेप्शन, मोटी मोटी चीज़ें जो थी वो खत्म हो जाती हैं। चलिए, अब इसी कोशिका सिद्धांत, कोशिका विज्ञान में हम अगली बात अगर हम करें तो हम देखते हैं शेप ऑफ द एंड साइज ऑफ द सेल, मतलब कोशिकाओं के आकार और प्रकार के अनुसार कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, कोशिकाओं की आकृति एवं प्रकार। ठीक है, आप जब मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कोई भी सेल आपको डिज़ाइन करूंगा, कोई भी सेल आपकी बताऊंगा तो आपको ऐसे ऐसे एक सेल बना के दिखा दूंगा, एक सर्कल बना के दिखा दूंगा, उसमें न्यूक्लियस दिखा दूंगा, केंद्रक दिखा दूंगा, है ना, और थोड़े थोड़े माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ये सारी चीज़ें ऐसे बना के दिखा दूंगा। तो आप सोचेंगे कि सेल, आपके दिमाग में कभी भी अगर कोशिका का जिक्र आएगा तो आप सोचेंगे कि कोशिका इसी प्रकार की ही दिखती है। नहीं, कोशिका जो दिखती है वो कई प्रकार की दिख सकती है। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वो कौन सी कोशिका पढ़ते हैं, पादप कोशिका पढ़ते हैं। कौन सी कोशिका पढ़ते हैं, पादप कोशिका को मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि अगर एक बार हमने पादप कोशिका समझ ली तो उसमें से कुछ चीज़ें अगर हम हटा दें तो हम कौन सी कोशिका समझ लेंगे, एनिमल सेल समझ लेंगे, जंतु कोशिका समझ लेंगे। इसलिए हम पादप कोशिका को पहले पढ़ते हैं, और पादप कोशिका अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम समझ लेते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोशिकाओं की आकृति एवं प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं, कोशिकाएं राउंड हो सकती हैं, मतलब कोशिकाएं गोलाकार हो सकती हैं। ठीक है, कैसी हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं। ठीक, और अगर हम बात करें दूसरी, बहुभुजी हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं उसकी, तो बहुभुजी हो सकती हैं। बहुभुजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं। ठीक है, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। और अगर हम बात करें घनाकार हो सकती हैं, घनाकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, घनाकार को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल बोलते हैं, तो क्यूबॉइडल हो सकती हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल के बाद और अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होती हैं, स्तंभाकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, स्तंभाकार भी हो सकती हैं। स्तंभाकार मतलब, स्तंभाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलुमनर बोलते हैं, तो कॉलुमनर भी हो सकती हैं। बाइकनकेव भी हो सकती हैं, मतलब उभयातल हो सकती है, मतलब देखो अवतल क्या होता है, अवतल कॉनकेव होता है ना, और उभया मतलब, उभय मतलब दोनों तरफ, तो बोथ साइड, तो क्या हो गया, बाइकनकेव, है ना, बाइकॉनकेव हो सकती हैं। और अगर हम बात करें इलोंगेटेड भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती है, इलोंगेटेड। ठीक है, इलोंगेटेड को क्या लिखेंगे, इलोंगेटेड मतलब लंबी हो सकती हैं। ठीक है, इन सभी प्रकार की जो होती हैं वो कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, कोशिकाओं की आकृति एवं प्रकार के अनुसार हम कोशिकाओं को कुछ इस प्रकार की चीज़ों में बांटते हैं। ठीक है, अब अगर हम कोशिकाओं की आकृति की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम कोशिकाओं की आकृति की बात करें तो आकृति के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, तो अगर हम आपसे पूछें कि आरबीसी कैसी दिखती है, आरबीसी से आपने देखी है कभी, मतलब लाल रक्त कणिकाएं देखी हैं, लाल रक्त कोशिकाएं देखी हैं, कहीं किताब में कोई किसी चैप्टर में कहीं कोई डायग्राम बना हो, कुछ भी बना हो, तो लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं किस तरीके की दिखाई देती हैं, कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, बालूशाही की तरह। बालूशाही देखी है आपने, अगर हम ऐसे देखें तो इस तरीके की दिखाई देती हैं, और अगर हम इनको ऐसे देखें तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ये कैसा है, बाइकनकेव, देखिए इधर से भी कनकेव है, इधर से भी कनकेव, इधर से भी अवतल है, इधर से भी अवतल है, तो ये कैसी होती हैं, उभयावतल। कैसी होती हैं, उभयावतल। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीसी कैसी दिखती हैं, तो उभयावतल दिखती हैं या फिर बाइकॉनकेव दिखाई देती हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें, किसकी बात करें, तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें, तो अगर हम तंत्रिका कोशिकाओं की बात करते हैं
या न्यूरॉन की बात करते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। लंबी होती है न्यूरॉन कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं लंबी होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है। और कैसी होती हैं, सांख्यित होती हैं। कैसी होती हैं, शाखाएं जैसी होती हैं, ठीक। सांख्यित का मतलब ब्रांच्ड, ठीक है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर ऐसे बहुत सारी ब्रांचें निकली होती हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो कैसी होती है, लॉन्ग होती हैं, पतली मतलब इलोंगेटेड होती हैं, या थिन बोलते हैं, थिन होती हैं, और सांख्यित मतलब ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये तंत्रिका कोशिकाओं की बात होती है, ये न्यूरॉन्स की बात हो गई। चलिए अगर हम दूसरे और तरीके की कोशिकाओं की बात करें तो अगर हम अगली कोशिका की बात करें तो अगली कोशिका हम ले लेते हैं अपनी, लेट्स सपोज बैक्टीरिया की भाई बात कर लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की बात कर लें या जीवाणु की बात कर लें तो जीवाणु की जो कोशिका होती है या बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो कैसी दिखती है, कर्व्ड शेप दिखती है। कर्व्ड शेप मतलब वक्रित छड़ के आकार। किस तरीके की दिखती है, वक्रित छड़ के आकार। छड़ समझते हैं, रॉड, छड़ के आकार की होती है, ठीक है। कर्व्ड रॉड शेप, ठीक है। वक्रित, कर्व्ड मतलब वक्रित, छड़ के आकार मतलब रॉड शेप, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। देखिए ये ऐसी रॉड है, ये कैसी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कैसी है, कर्व है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बैक्टीरिया की सेल है। किसकी सेल है, ये जीवाणु की सेल है या जीवाणु की कोशिका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन या फिर परागण जिसको बोलते हैं, जिससे परागण जिसकी वजह से हम फल खाते हैं, जिसकी वजह से आम खाते हैं, नारियल खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं, वो किससे बनता है, वो किसकी वजह से होता है, परागण की वजह से होता है। अगर परागण नहीं होगा तो पुष्प तक जो है वो नर का जो गैमीट है वो नहीं पहुंचेगा। तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार एवं कांटेदार भी होता है। कांटेदार क्यों होता है, कांटेदार इसलिए होता है क्योंकि उसको सेफ्टी कौन प्रदान करेगा, उसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। तो जो हमारा परागण है, पॉलन ग्रेन है, जो हमारा परागकण है वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, राउंड होगा, और कांटेदार का मतलब स्पाइंस निकले होंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक, अब अगर हम बात करें कि कुछ कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, किसकी बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, तो आप लोग बताइए जरा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। किसकी बात कर रहे हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, उस शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो जो पक्षी अंडा देता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो 15 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर इतनी बड़ी कोशिका होती है लंबाई और चौड़ाई में। अगर लंबाई की बात करें 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें 13 सेंटीमीटर। और अगर हम वजन की बात कर लें, शुतुरमुर्ग का अंडा कितने वजन का होता है, तो ये लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है एक अंडा। समझ रहे हो आप, 1 किलो कितना होता है, 1.4 मतलब लगभग 1.5 किलो का अंडा होता है। समझ रहे हो, 1.5 किलो का अंडा। और अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें, कई बार आपसे ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, आपने माइकोप्लाज्मा का नाम सुना है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का नाम सुना है, कभी सुना हो तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है हमारी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये सबसे छोटी कोशिका होती है, 0.1 माइक्रोन की होती है, या इसी को 0.0001 मिलीमीटर भी लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 0.001 मिलीमीटर भी लिखते हैं, और ये सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आती है। अब प्रकार की बात करते हैं, कोशिकाओं के प्रकार की बात करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, कोशिकाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका के प्रकार की बात कर रहे हैं,
या हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल पूरा लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ सेल कोशिका की प्रकार की बात कर लेता हूँ। तो संरचना के आधार पर अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें, संरचना के आधार पर मूलतः कोशिकाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? पहला भाग हमारा कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सा भाग है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, प्रोकैरियोटिक मतलब पी। अब पी से हम ये समझ सकते हैं कि पुराना, पी से हम क्या समझ सकते हैं? पुराना। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कैसी कोशिका है? पुरानी कोशिका है। कैसी कोशिका है? हमारी पुरानी कोशिका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक पुरानी कोशिका है। और आपको पता है कि पुरानी कोशिका मतलब हमारा जो जीवन था वो सबसे पहले कहाँ पे आया था? जल में आया था। तो जल में जो कोशिका सबसे पहले आई, वाटर में जो कोशिका सबसे पहले आई, वो कोशिका कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। जैसे जैसे हम एडवांस हुए, जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमने चीज़ें हासिल करना स्टार्ट की, तो हम जल से कहाँ पे आ गए? स्थल पे आ गए। स्थल पे आ गए तो स्थल पे जो कोशिका होती है, ये मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है, स्थल में भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मिल सकती है, जल में भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं मिल सकती हैं। लेकिन हम आपको फाइलोजेनी के हिसाब से बता रहे हैं, विकास के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी याद रखने के तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ, तो पुरानी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक, और जो नई कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं जो नई कोशिकाएं हैं, उन नई कोशिकाओं को क्या बोला गया? यूकैरियोटिक कोशिका बोला गया, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? यूकैरियोटिक कोशिका बोला गया। अब अगर हम इनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ें, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ें, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जो हमने प्रोकैरियोटिक लिखा, प्रोकैरियोटिक इंग्लिश में आपको एक बार लिख देता हूँ, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या था? यूकैरियोटिक, ठीक है। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक था, इसको दो पार्ट में हमने बांट लिया, प्रो और दूसरा क्या लिख दिया? कैरियन, ठीक है। प्रो मतलब क्या हो गया? प्रो मतलब क्या हो गया? पुराना या पहले का, है ना। और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या लिखते हैं हम? केंद्रक, ठीक है। तो जिनका केंद्रक पुराना है, जिनका न्यूक्लियस पुराना है, उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यू मतलब, इसको भी तोड़ देते हैं, यू और कैरियन, ठीक है। यू मतलब नया और कैरियन मतलब फिर से वही केंद्रक। तो जिनका केंद्रक नया है, जिनका केंद्रक कैसा है? नया केंद्रक है, उनको क्या बोला गया? यूकैरियोटिक कोशिका बोला गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो और दूसरी बात, एक और जो हमारा एग्जाम्पल है, वो भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फिट बैठता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए, कोशिका में क्या होते हैं? जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांग के बाहर क्या चढ़ी होती है? परत चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? परत चढ़ी होती है। क्या कहते हैं? झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है, ठीक है। कोई भी कोशिका है, उसके कोशिकांग होंगे, और उस कोशिकांग में क्या होगी? झिल्ली चढ़ी होगी, ठीक है। क्या चढ़ी होगी? उनमें झिल्ली चढ़ी होगी। तो जिन कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती, झिल्ली एब्सेंट होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है, झिल्ली नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, किनमें? कोशिकांग में। जिन कोशिकाओं के कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और जिन कोशिकाओं के कोशिकांग में क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये थी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। चलिए, अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो हमने आपको बताया था जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। और जीवाणु कुछ इस तरीके का दिखता है, रॉड शेप होता है ना। रॉड शेप होने के साथ उसमें कुछ पाइलस रोम पाए जाते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, सेल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल जीवाणु या फिर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें
अगर हम अगली बात करें अपनी यूकेरियोटिक कोशिका की, तो जैसे पादप की कोशिका होती है, प्लांट की कोशिका होती है, जिसमें एकदम वेल मेम्ब्रेन्ड, एकदम पूरा केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में थोड़े से डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं हम क्या, प्रोकैरियोटिक, और एक तरफ लिखते हैं हम क्या, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि बेसिक डिफरेंस से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कैसी कोशिकाएं होती है, ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, ठीक है। प्रारंभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, मतलब प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, ठीक है, मतलब बाबा आदम के ज़माने की, पुराने ज़माने की कोशिकाएं हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कैसी हैं, सुविकसित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, सुविकसित कोशिकाएं हैं, मतलब सुविकसित मतलब वेल डेवलप्ड कोशिकाएं, इनको इन पे सारे सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है इनके पास, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, मेन बात किसकी कर रहे हैं, केंद्रक की कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, अविकसित होता है। कैसा होता है, अविकसित होता है। अविकसित की बात करें तो अविकसित को क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। और वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो केंद्रक होता है, ये कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। बात किसकी कर रहे हैं हम, फिर से याद रखिएगा, केंद्रक की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है, या फिर क्या बात करें, फुल्ली मैच्योर होता है ना। कैसा होता है, इसका इंसिपिएंट होता है न्यूक्लियस, और इसका कैसा होता है, फुल्ली मैच्योर न्यूक्लियस होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कि केंद्रक जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। केंद्रक अभी तो पुराना था, ठीक है, और क्या एब्सेंट है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली ही नहीं है। लो भाई, केंद्रक झिल्ली ही एब्सेंट है इसमें, ठीक है। अब जब केंद्रक झिल्ली एब्सेंट है, ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर कोई झिल्ली नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना, ये क्या है, एब्सेंट है। तो ये कैसा हो गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया, पुराना न्यूक्लियस हो गया। और यहाँ पे क्या है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली है, और वो भी कैसी है, दोहरी है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में जो झिल्ली होती है, केंद्रक में जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। एक तो बाहरी आउटर होती है, और कैसी होती है, एक आंतरिक होती है, है ना, इंटरनल होती है। तो आउटर और इनर, तो दोनों झिल्लियाँ प्रेजेंट हैं इनमें, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली भैया है ही नहीं, खत्म है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के साथ साथ और भी जितने कोशिकांग हैं इसमें, मैंने आपको बताया, और भी जितने कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांग में क्या नहीं होती, झिल्ली एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है, झिल्ली ही नहीं होती किसी भी कोशिकांग में। और यहाँ पे जितना भी कोशिकांग है, कोई भी कोशिकांग हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, राइबोसोम हो, इसमें कट्टम नहीं, इसमें क्या होती है, कोशिकांग में झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। सब में कोशिकांग में झिल्ली पाई जाती है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के सारे कोशिकांग जो होते हैं उसमें झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो अभी हम विभाजन पढ़ाएंगे आपको, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाएंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो समसूत्री विभाजन नहीं होता, इनमें क्या नहीं होता, समसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसको बस याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे आपको बताऊंगा। तो इनमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, मतलब इसमें क्या नहीं होता, माइटोसिस नहीं होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता। समसूत्री विभाजन का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर एक सेल है और उसमें अगर आपके 23 क्रोमोसोम हैं, 23 गुणसूत्र हैं, तो जब समसूत्री विभाजन से 2 डॉटर सेल बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी, तो दोनों में 23 और 23 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। और अगर इसी तरीके से अर्धसूत्री की बात करें तो दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन होता है वो प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं होता है। चलिए,
और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर की बात करें तो श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली से होता है। मतलब जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, किससे होता है? रेस्पिरेशन का जो काम होता है प्रोकैरियोटिक में, या श्वसन की बात करें, जो हमारा श्वसन होता है, श्वसन तंत्र या श्वसन का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। और यहीं पे अगर हम इनकी बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो इनमें जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे श्वसन करता है और यहाँ पे सिर्फ उसकी जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली ये श्वसन कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास है। ठीक है, पूरी आपने समझा। हमने स्टार्ट किया था कोशिका से, जिसको लैटिन भाषा में कोशिका सेल, और इसको सेल को लैटिन भाषा में सेलुला नाम से प्रतिपादित किया गया। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल वर्क के लिए काम आती है। फिर हमने बताया कैसे जनन करती है, फिर बैक्टीरिया वगैरह के बारे में बताया, डिस्कवरी बताई, सेल थ्योरी के बारे में बताया, कुछ एक्सेप्शन बताए सेल थ्योरी के। इसके बाद हमने बताया कि आकृति के हिसाब से कैसी कैसी कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु की कोशिका कैसी होती है, कोशिका के प्रकार बताए, है ना, संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी आपको समझाए। तो ये आज की क्लास थी। आगे हम कोशिका को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के बाद अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका पढ़ेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे, और फिर हम सारे कोशिका के एक एक कोशिका के सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है, ब्रीफ क्लास होने वाली है। क्योंकि ये जो क्लासें हैं, ये सारी क्लासें हम आपको एकदम प्रॉपर नोट्स के वाइज पे आपको बता रहे हैं। आप इससे नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, बिकॉज इसमें कोई भी मैटर आपका छूट नहीं रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है कोई भी मैटर। एक एक चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप ये क्लासें देखते रहिए और इससे नोट्स बनाते रहिए। कोई भी क्यूरी हो तो हमको आप कमेंट में बताइए, हम आपका उसका उत्तर जरूर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द मैक क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक कोर्स आ रहा है जो कि टेस्ट सीरीज कोर्स है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको अपना स्वतः मूल्यांकन करना है। कैसे, कितना पढ़ा आपने और कितना नहीं पढ़ा, तो स्वतः मूल्यांकन के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली बता दी जाएंगी। एकदम मिनिमल प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की। आप ज्वाइन करिए और अपना मूल्यांकन करते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद। The Mac class is key to unlock the success Kalian Prakonpur.